हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एलिमेंट। हम पढ़ रहे हैं फोटोकेमिस्ट्री, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। इसमें हम बात करते हैं लाइट और केमिकल रिएक्शन के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री डिस्कस किए थे, जिसमें एक लॉ था क्रॉथर-ड्रैपर लॉ। ठीक है, क्रॉथर-ड्रैपर लॉ के बारे में हमने बोला था कि ये क्या है, ये क्वालिटेटिव लॉ है। क्वालिटेटिव लॉ का मतलब क्या था कि इसके ऊपर मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से मॉलिक्यूल जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और दूसरा जो लॉ पढ़ा था हमने, वो स्टार्क-आइंस्टाइन लॉ पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ये सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री कहा जाता है इसको, और ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लॉ है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कितने मॉलिक्यूल जो हैं वन क्वांटा को एब्जॉर्ब करेंगे। एक मॉलिक्यूल वन क्वांटा को ही एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये तो हो गए हमारे दो लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसके आगे हमने क्वांटम यील्ड के बारे में पढ़ा था कि कैसे हाई क्वांटम यील्ड मिल रही है और कैसे लो क्वांटम यील्ड पड़ रही है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, जबलॉन्स्की डायग्राम। ठीक है, जबलॉन्स्की डायग्राम। तो जबलॉन्स्की डायग्राम हम पढ़ते हैं फोटोफिजिकल प्रोसेस में। ठीक है, फोटोफिजिकल प्रोसेस हमने बताया था कि प्रोसेस टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक क्या था, देखो ये आपका कोई रिएक्टेंट था। ठीक है, रिएक्टेंट ने क्या किया, एच म्यू रेडिएशन को एब्जॉर्व किया। रेडिएशन को एब्जॉर्व करने के बाद ये क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट पे चला गया। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज थी। एक, ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्व ही करके रखेगा और केमिकल चेंज ला देगा। क्या ला देगा, केमिकल चेंज ला देगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसको मैंने बोला था ये क्या है, मेरा फोटो केमिकल प्रोसेस। ठीक है जी। और नेक्स्ट जो हमने कहा था कि ये जो एक्साइटेड स्टेट पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गया, ये इसने क्या किया, एज इट इज एनर्जी को बाहर क्या कर दिया, इमिट कर दिया। एनर्जी को इमिट कर दिया और ये अपने इनिशिएट जो स्टार्टिंग वाली इसकी फॉर्म थी वैसे ही फॉर्म में चला गया। ठीक है, इसी फॉर्म में आ गया। तो इस प्रोसेस को हमने बोला था फोटोफिजिकल प्रोसेस, जो कि हमारा प्राइमरी प्रोसेस होता है। ये क्या था हमारा प्राइमरी प्रोसेस, और ये क्या था हमारा सेकेंडरी प्रोसेस। ठीक है जी। तो जो जबलॉन्स्की डायग्राम है वो हम फोटोफिजिकल प्रोसेस में ही पढ़ेंगे। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो था इसने एनर्जी को रिलीज किया, तो एनर्जी को रिलीज करने का इसका तरीका क्या था, क्या वे था एनर्जी को रिलीज करने का। तो देखो, थोड़ा सा हम बेसिक में जाते हैं। कि हम कहते हैं एक स्पिन क्वांटम नंबर होता है हमारा। ठीक है, क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, ये हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है। ठीक है, किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में। और स्पिन कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है जी। तो हम इसके लिए बात करते हैं कि जब एक स्पिन होगा तो एक स्पिन के लिए वैल्यू होती है +½ और दूसरे स्पिन के लिए वैल्यू होती है -½ ठीक है जी। तो ये हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। इसके आगे हमने बात की थी मल्टीप्लिसिटी की। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को लेके हम कहते हैं कि क्या हो सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उसके दो स्पिन की पॉसिबिलिटी है, दो स्पिन की पॉसिबिलिटी है। क्या है, क्या, एक तो वो पैरेलल स्पिन शो करे और एक वो ऑपोजिट स्पिन शो करे। तो जब पैरेलल स्पिन था, ठीक है, तब हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर कितना आया, एस के लिए वैल्यू कितनी आई। जब पैरेलल स्पिन था तो +½ एक आ गया, +½ तो ये कितना आ गया मेरे पास, 1। जब क्या था मेरा पैरेलल स्पिन, तो एस की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे एस की वैल्यू आ गई 1। ठीक है जी। और जब मैंने कहा मेरा ऑपोजिट स्पिन था,
जब लिया मैंने ऑपोजिट स्पिन, तो एक आ गया प्लस हाफ और दूसरा आ गया माइनस हाफ। तो माइनस हाफ ये क्या हुआ यहाँ पे, ये कुछ इस टाइप का हो गया, ये इससे ये कैंसिल और स्पिन की वैल्यू आ गई 0। तो यहाँ पे मेरा स्पिन क्वांटम नंबर क्या आ गया 0, जब एंटी पैरेलल थे, एक दूसरे के एंटी थे वो। तो अब जब हम मल्टीप्लिसिटी फाइंड करते हैं, ये दो केस हैं और इन दो केस में हम मल्टीप्लिसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो इसकी एस की जगह में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो जब हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, जब क्या था पैरेलल स्पिन था, तब एस की वैल्यू 1 थी, तो क्या आया 2 1 प्लस 1, ये क्या आ गया मेरे पास आंसर यहाँ पे 3। ठीक है जी। और दूसरी जो कंडीशन थी वहाँ पे क्या था, एंटी पैरेलल स्पिन था, तो वहाँ पे वैल्यू आई मेरे पास 2 0 प्लस 1, ये क्या आ गया 0 1, ये आ गया 1। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 3 आई, तो ये क्या बोलते हैं हम इसको ट्रिपलेट, क्या बोलते हैं ट्रिपलेट। और ये 1 वाले को हम बोलते हैं सिंगलेट, कि जो पैरेलल स्पिन थे वो क्या था ट्रिपलेट शो करेगा, और जो एंटी पैरेलल स्पिन थे वो शो करेंगे सिंगलेट। ठीक है। और इसी रिलेशन से मेरे को एक चीज और पता चलती है, देखो वो ये है कि सिंगलेट की एनर्जी जो है, की एनर्जी इज मोर देन ट्रिपलेट एनर्जी। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो सिंगलेट की एनर्जी ज़्यादा होगी और ट्रिपलेट की एनर्जी कम होगी। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर हम स्पिन क्वांटम में बात करते हैं तो हर सिंगलेट का एक कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट भी होगा, हर सिंगलेट का कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट भी होगा। ठीक है जी। पॉसिबिलिटी तो है ना इसके पास कि ये अगर एंटी पैरेलल है तो ये भी हो सकता है कि ये पैरेलल स्पिन में आ जाए, तो सिंगलेट का कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट भी होता है। और सिंगलेट की एनर्जी ज़्यादा होती है और ट्रिपलेट की एनर्जी कम होती है। ट्रिपलेट की एनर्जी कम होने का रीज़न क्या है, देखो ये पैरेलल स्पिन में लगे हैं, तो जब पैरेलल स्पिन में है तो ये रिपल्शन है, एक दूसरे रिपल्शन यहाँ पे फोर्स हमें देखने को मिलेगी, ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसलिए ट्रिपलेट की एनर्जी कम होती है और सिंगलेट की एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है। अब देखो ये कुछ पॉइंट है, इनको दिमाग में रखना है और आगे चलते हैं हम डायग्राम की तरफ। तो जो जबलॉन्स्की डायग्राम है ये क्या कह रहा है, पहले देखो स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। ये है ग्राउंड स्टेट सिंगलेट की, मैंने क्या कहा, नहीं पहले उससे पहले एक चीज देखो, ये है सिंगलेट S1 एनर्जी लेवल। ठीक है। ये S2 हो गया एनर्जी लेवल, ये S3 एनर्जी लेवल हो गया, और ये सिंगलेट 0 हो गया, और ये जाएगा N नंबर तक। कहाँ तक जाएगा, N नंबर तक जाएगा। ठीक है जी। फिर हर सिंगलेट का मैंने कहा था क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्रिपलेट होगा। तो सिंगलेट की एनर्जी, ये क्या मैं शो कर रही हूँ यहाँ पे एनर्जी का ग्राफ, तो ये एनर्जी है, तो सिंगलेट की एनर्जी अगर यहाँ पे है तो ट्रिपलेट की एनर्जी थोड़ा नीचे होगी, ये मेरी ट्रिपलेट की एनर्जी होगी। अब सेकंड वाले की सिंगलेट की सेकंड एक्साइटेड स्टेट ये रहेगी, तो इसका ट्रिपलेट बनेगा यहाँ पे। ठीक है। थर्ड यहाँ पे है तो इसका ट्रिपलेट बनेगा यहाँ पे। ठीक है। और n नंबर है तो ये बनेगा n नंबर यहाँ पे। क्लियर कि हर सिंगलेट का एक ट्रिपलेट होगा और ट्रिपलेट की एनर्जी जो है सिंगलेट से कम होगी। ट्रिपलेट की एनर्जी जो है देखो दिख रहा है ना हमें, अगर मैं इसको इधर ग्राफ के साथ टच करूं तो ट्रिपलेट की वैल्यू कम है। ठीक है। अब हम बोलेंगे कि सिंगलेट के बीच में क्या होता है, सिंगलेट के बीच में होते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमें देखने को मिलता है, विब्रेशनल स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है, और विब्रेशनल के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। क्या, ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है। हर सिंगलेट के गैप में हमें विब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। ठीक है जी। अब डायग्राम की तरफ चलते हैं।
ठीक है, तो ये था हमारा एक सिंगलेट ग्राउंड स्टेट का। सिंगलेट है मेरा ग्राउंड स्टेट का। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, ठीक है जी, ऑपोजिट स्पिन के साथ, और ये इसका एक एक्साइटेड स्टेट है। एन नंबर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस जिस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो मेरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे यहाँ पे मैंने एनर्जी को फॉल करवाया, एच न्यू। और ये एच न्यू बताया था आपको 800 nm से लेके 200 nm तक की होगी, यूवी और विजिबल के बीच का जो स्पेक्ट्रा है वो होगा। तो इसने एनर्जी एब्जॉर्व की। तो एनर्जी एब्जॉर्व करने के बाद क्या हुआ, ये ग्राउंड स्टेट में था इलेक्ट्रॉन, ये चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट पे। तो जब ये सिंगलेट में जाता है ना, तो एक्साइटिंग स्टेट में कैसे जाएगा, ये एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ और एक्साइटेड स्टेट में गया, और इसका स्पिन एज इट इज रहा, स्पिन चेंज नहीं हुआ, यही रहा, इसका स्पिन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट पे कोई भी स्पीशीज ज़्यादा देर नहीं रहती है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल स्टेट है। सिंगलेट जो होते हैं ना अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो है फिर से ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश कर रहा है। तो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इसने क्या किया, एनर्जी का इमिट किया, रेडिएशन का क्या किया, इमिट किया। क्या हुआ, रिलैक्सेशन हुआ। यहाँ पे रिलैक्स होने के लिए, यहाँ पे अनस्टेबल हो गया था, रिलैक्स होने के लिए फिर से ग्राउंड स्टेट में आया, और रिलैक्स होने के लिए क्या किया, इसने एनर्जी को इमिट किया, ठीक है। ये इतना समझ आया। इलेक्ट्रॉन लिए, इनको एच म्यू एनर्जी दी, एक्साइटिंग स्टेट में लेके गए, जब सिंगलेट में गया तो सेम। अब देखो, जब रिलैक्सेशन हुआ वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास रिलैक्सेशन पे। क्या कि एक तो हो गया क्वांटाइज्ड, और दूसरा जो था रिलैक्सेशन होने के लिए नॉन क्वांटाइज्ड रिलैक्सेशन हुई, यहाँ पे नॉन क्वांटाइज्ड रिलैक्सेशन हुई, ठीक है जी। तो क्वांटाइज्ड में हम बोलते हैं रेडिएटेड। क्या हुआ, या रिलैक्सेशन में यहाँ पे रेडिएटिव भी लिख सकते थे, रेडिएटिव रिलैक्सेशन कैसी हुई, रेडिएटिव रेडिएशंस निकले, और यहाँ पे नॉन रेडिएटिव। अब इसका मीनिंग समझते हैं कि है क्या, यहाँ पे हुआ क्या, ठीक है जी। तो क्वांटाइज्ड का मतलब क्या था कि जब रिलैक्सेशन हो रहा है ना, तो वो क्वांटा के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। क्वांटा मतलब कि एनर्जी को एब्जॉर्व, उस पार्टिकल ने एनर्जी को एब्जॉर्व भी कैसे किया था, रेडिएशन आ रही थी, एनर्जी को एब्जॉर्व भी किया क्वांटा के फॉर्म में, वन क्वांटा एब्जॉर्व की, वन मॉलिक्यूल ने, ठीक है, क्वांटा के फॉर्म में एब्जॉर्व की, और रिलीज भी कैसे की, क्वांटा के फॉर्म में की, डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म पे, मतलब एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी जो थी रिलीज होगी छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में, ठीक है। और नॉन क्वांटाइज्ड का मतलब क्या था कि एनर्जी एब्जॉर्ब तो कैसे हुई, क्वांटाइज्ड फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, बट जब एनर्जी इमिट हुई ना, तो वो कैसे हुई, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस फॉर्म में इमिट हुई, पैकेट के फॉर्म में नहीं हुई, ठीक है जी। मतलब पानी की बूंदों की तरह नहीं थी, बिल्कुल जैसे पाइप में से पानी निकलता इस तरह से एनर्जी भी बाहर इमिट की गई, ठीक है, नॉन रेडिएटिव वे था ये। और हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड में हम आगे दो टॉपिक देखने को हमें मिलते हैं, कौन कौन से, फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस, ठीक है जी। अब देखो आगे, ठीक है, तो हमें वहाँ पे दो प्रोसीजर देखने को मिलता है, फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस, ठीक है जी। तो ये रिलैक्सेशन के वे थे। अब चलते हैं हम डायग्राम की तरफ कि क्या हुआ। देखो, ये है मेरा डायग्राम, ये हो गया सिंगलेट की एनर्जी S0 ग्राउंड स्टेट पे, जब इलेक्ट्रॉन पड़े थे यहाँ पे विद ऑपोजिट स्पिन, ठीक है जी। इधर को एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट सिंगलेट मतलब,
ये हो गया सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड सिंगलेट, ये हो गया मेरा थर्ड सिंगलेट। और हमने कहा था सिंगलेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्रिपलेट भी होगा जिसकी वैल्यू सिंगलेट से कम होगी, एनर्जी की वैल्यू सिंगलेट से कम होगी। ठीक है, तो इसका ट्रिपलेट बना यहाँ पे, इसका ट्रिपलेट बना यहाँ पे, और इसके ट्रिपलेट बना यहाँ पे, और ये कहाँ तक जा रहा है, Sn तक जा रहा है। हाइयर एक्साइटिंग स्टेट Sn ले लेते हैं और इधर ट्रिपलेट का ले लेते हैं Tn। ठीक है जी, तो अब देखो हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि जब इलेक्ट्रॉन पे हमने रेडिएशन फॉल करवाई h म्यू, ठीक है, ये कहाँ गया, यहाँ से गया एक्साइटेड स्टेट पे, तो मैं इसको यहाँ से बोल रही हूँ कहाँ गया, ये एक्साइटेड स्टेट पे, और इसका स्पिन सेम रहा क्योंकि जब सिंगलेट में मूव करेगा ना तो स्पिन सेम रहेगा। एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एक्साइटिंग स्टेट पे चला गया, S0 से कहाँ गया, S3 पे गया। ठीक है, अब ये अनस्टेबल हो गया, एक्साइटिंग स्टेट पे कोई भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर नहीं रह सकता, तो यहाँ पे जाके हो गया ये अनस्टेबल। तो जब ये अनस्टेबल हुआ तो ये एज इट इज़ क्या किया, इसने वापस आने की कोशिश की। तो प्रोसीजर क्या था, अलग अलग प्रोसीजर फॉलो कर सकता था। कैसे, ये यहाँ से पहले यहाँ पे आए, फिर यहाँ से यहाँ पे आए, तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि ये S3 से S1 पे आ गया, S3 से सीधा कहाँ पे आ गया, S1 पे आ गया, और स्पिन इसका सेम रहा, मल्टीप्लिसिटी इसकी सेम रही, तो इसको हम बोलेंगे IC। क्या हुआ यहाँ पे, IC हुआ। IC का मतलब क्या है, इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है जी, तो इंटरनल कन्वर्जन का मतलब था कि जब सिंगलेट से सिंगलेट में ही वापस आया और एनर्जी को रिड्यूस करते हुए आया। ठीक है जी, नेक्स्ट दूसरा वे क्या था, ये S1 तक तो पहुंच गया। अब S1 से इसने क्या किया, मतलब स्कूल गया, जबरदस्ती इसको स्कूल भेजा, स्कूल से चलो छुट्टी हुई, घर वापस आने का टाइम हुआ, तो ये सीधा घर नहीं पहुंचा, इसको यहाँ पे अपने दोस्त का घर दिखाई दे गया, तो यहाँ से ये गया अपने दोस्त के घर। ठीक है जी, यहाँ से गया ये दोस्त के घर, तो जो ये यहाँ से दोस्त के घर जाता है ना, इसको बोलते हैं हम ICS। क्या बोलते हैं, ICS। और यहाँ पे इसका स्पिन हो जाता है चेंज। ठीक है जी, यहाँ पे रहा ये, इतनी ज़्यादा देर नहीं रहा, थोड़ी देर रहा। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है। ठीक है, तो ICS क्या है हमारा, सॉरी ISC, ISC। तो ISC होता है हमारा इंटरनल सिस्टम कन्वर्जन। ठीक है जी, तो इसमें क्या हुआ, सिंगलेट से ट्रिपलेट में गया, S1 से T1 में गया, और T1 से S0 में गया, और एनर्जी को रिड्यूस करता गया साथ में। ठीक है जी, ये होता है ISC कि सिंगलेट से ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट में आने से पहले, इसका मतलब ये था कि ग्राउंड स्टेट में सिंगलेट से ना आए। ISC मतलब क्या है, जब ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो वो ट्रिपलेट से आए ग्राउंड स्टेट में। ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट में आने को हम ISC बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया IC और ISC टॉपिक की बात। अब देखो इसी में हमने कहा था कि जब रेडिएटिव फॉर्म होगी, क्वांटाइज्ड फॉर्म होगी, ये क्वांटाइज्ड फॉर्म में एनर्जी को इमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें आगे दो प्रोसीजर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक होगा फ्लोरोसेंस और एक होगा फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, जो फ्लोरोसेंस है, फ्लोरोसेंस में क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब सिंगलेट से S1 से S0 में गया, S1 से S0 में गया, ठीक है, ग्राउंड स्टेट पे गया, तो ये हुआ हमारा फ्लोरोसेंस। क्या हुआ, फ्लोरोसेंस। और जब हमारा ट्रिपलेट से T1 से S0 ग्राउंड स्टेट पे गया, तो ये हो गया हमारा फॉस्फोरेसेंस। ठीक है जी, यहां से जब यहां गया, यहां से जब यहां पे गया, तो ये हो गया फ्लोरोसेंस, और ये क्या था हमारा, फॉस्फोरेसेंस।
ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं जो फ्लोरोसेंस है ये क्या होता है, ये वेरी फास्ट, बहुत तेज होता है, क्योंकि सिंगलेट स्टेबल नहीं है और वो फटाफट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आना चाहता है। और फॉस्फोरोसेंस क्या है, ये एक स्लो प्रोसीजर है, इसमें जो रेडिएशन इमिट हो रही है ना वो थोड़ी स्लो हो रही है, ये एकदम से इधर से यहाँ नहीं आ रहा, थोड़ा स्लोली वापस आ रहा है। ठीक है जी। तो होप ये आपको समझ आ रहा होगा कि क्या है हमारा फ्लोरोसेंस और क्या है हमारा फॉस्फोरोसेंस। और जो हमारा फॉस्फोरोसेंस है, ठीक है, यहाँ इसको होने में कितना टाइम लगता है, 10⁻⁻6 सेकेंड, और इसको होने में हमारा टाइम लगता है 10⁻⁹ सेकेंड के अप्रॉक्स। ठीक है, तो जो 10⁻⁻6 सेकेंड है ये जल्दी हो जाएगा, और ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा 10⁻⁹ वाला, और 10⁻⁻6 वाला मतलब इतनी देर ये यहाँ पे रह सकता है, उसके बाद ये एक्साइटेड स्टेट से वापस आएगा। ठीक है जी। तो जब यहाँ से यहाँ पे जाएगा, सिंगलेट से ट्रिपलेट पे जाएगा, तो इसको मैं बोलूँगी ISC। जब सिंगलेट से सिंगलेट में ही जाएगा तो इसको हम बोलेंगे IC। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा जबलॉन्स्की डायग्राम। ठीक है, इसका नेक्स्ट हम देखते हैं। तो अब हम डिफरेंस देख लेते हैं फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस में। ठीक है जी। तो फ्लोरोसेंस को हम बोलेंगे कि ये क्या है, वेरी फास्ट प्रोसेस है। क्या है ये, बहुत तेज प्रोसेस है। ठीक है, और ये क्या है, स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। ठीक है, ये बहुत तेज हो रहा है, वो थोड़ा धीरे हो रहा है। यहाँ पे टाइम लग रहा है इसको 10⁻⁹ और 8 सेकेंड आप बोल सकते हो। ठीक है जी, इतनी देर में ये हो जाता है सिंगलेट से, मतलब S1 से ग्राउंड स्टेट में आने में इसको इतना ही टाइम लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे टाइम लग रहा है 10⁻⁻3 सेकेंड, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम उसको मिल जाता है। फिर नेक्स्ट हम बोलते हैं कि ये क्या है, स्पिन अलाउड है, स्पिन अलाउ करता है। स्पिन जो है एज इट इज रहेगा, अगर वो जिस स्पिन में ये गया था सिंगलेट में उसी स्पिन में रहेगा। और ये क्या है, ये फॉरबिडन है, ये फॉरबिडन अलाउड है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अपना स्पिन चेंज करने के लिए टाइम देगा ये। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना स्पिन चेंज कर सकता है। और यहाँ पे क्या है, कैसे हो रहा है, S1 से S0 आ रहा है, ये हम बोल सकते हैं S2 से S1 आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, S2 से हम कहेंगे T2 पे आ रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन अलाउड। नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखने जा रहे हैं ये क्या है, कि अगर हमने यहाँ पे एनर्जी का सोर्स हटा भी दिया, ठीक है, एनर्जी का सोर्स अगर मैंने हटा दिया तो ये साथ में क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इफ वी कट और रिमूव एनर्जी सोर्स, तो ये प्रोसीजर क्या है, बंद हो जाएगा उसी टाइम। पर ये एनर्जी सोर्स के कट करने के थोड़ी देर बाद तक भी होता रहता है। प्रोसेस अकर even after cutting the source, even after cutting the light source के कट करने के बाद भी ये होता रहता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस के कुछ डिफरेंस। अब इससे नेक्स्ट उसमें हम जो देखने जा रहे हैं वो क्या है, उसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है ऑलमोस्ट डन है। तो फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन। तो फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन वो है जिसमें हम फोटोसेंसिटाइज का यूज करते हैं, फोटोसेंसिटाइज का यूज करते हैं, यूज ऑफ दोज रिएक्शन इन विच वी यूज फोटोसेंसिटाइज्ड, दोज रिएक्शन in which we use photosensitize।
ठीक है जी। तो फोटोसेंसिटाइज क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कर देता है। क्या कर देता है फोटोसेंसिटाइज, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इट, विदाउट पार्टिसिपेटिंग इटसेल्फ। ठीक है जी। तो ये कैसा है, ये कैटलिस्ट की तरह ही है। फोटोसेंसिटाइज क्या है, एक कैटलिस्ट की तरह है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को तो तेज कर देगा पर खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम कैटलिस्ट वर्ड इसलिए नहीं यूज कर रहे क्योंकि ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है। तो जहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन में जहाँ पे हम फोटो लाइट सेंसिटाइज का यूज करते हैं उन रिएक्शन को हम बोलेंगे फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन। ठीक है जी। तो इसकी एक एग्जांपल हम बोल सकते हैं Hg, मरकरी की। Hg को जब हमने मरकरी को H2 में ऐड किया, Hµ इसने रेडिएशन एब्जॉर्व की, तो Hg ने भी क्या किया, थोड़ी सी रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लिया। ठीक है जी। तो जब Hg ने रेडिएशन को एब्जॉर्व किया तो ये जो एक्साइटेड स्टेट वाला Hg था, मरकरी था, ये जब H2 के साथ गया, H2 के पास, तो एनर्जी तो H2 को भी मिल ही रही थी पर इसने भी एनर्जी थोड़ी सी एब्जॉर्व कर ली। एब्जॉर्व करने के बाद क्या बनाया इसने, H स्टार बना दिया प्लस Hg एज इट इज आ गया। ठीक है जी। इसने इसको क्या कर दिया, एक्साइटेड कर दिया, खुद एज इट इज बाहर आ गया और एनर्जी का पास H2 को कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा फोटोसेंसिटाइज। नेक्स्ट टर्म है हमारी फोटो इनहिबिटर। क्या है नेक्स्ट ये टाइप, फोटो, एक होता है सेंसिटाइज और एक होता है इनहिबिटर। फोटो इनहिबिटर। ठीक है जी। तो ये क्या है, जैसे कैटलिस्ट और पॉइजन पढ़े थे वैसे इनहिबिटर्स हैं जो क्या करते हैं, स्लो डाउन द रिएक्शन और decreases the quantum yield। वो सब्सटेंस जो क्वांटम यील्ड के अमाउंट को, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड को हमने 5 से डिनोट किया था। ठीक है। तो इनहिबिटर वो होता है जो रिएक्शन को धीरे कर दे और क्वांटम यील्ड मतलब पूरे रिएक्टेंट को जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना होने दे, जिन्होंने एब्जॉर्व कर रखी थी लाइट को। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं कि HCl में, जब HCl का हम देख रहे थे मैकेनिज्म, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा ना, तो ये ऑक्सीजन जो है क्या काम करेगा, एज अ इनहिबिटर का काम करेगा। ठीक है जी। तो ये एक दो टर्म ये रहेगी और एक हमारा अब लास्ट थोड़ा सा टर्म, फोटो केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। इसमें हम क्या बोलेंगे, हमारा रिएक्टेंट था A, ठीक है, इसने Hµ एनर्जी को एब्जॉर्व किया और ये बन गया प्रोडक्ट B में। ठीक है। प्रोडक्ट B का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया, एनर्जी एब्जॉर्व करता रहा, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन गया, तो ये क्या होगा, फिर B से क्या बनना शुरू हो जाएगा, A बनना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, लाइट को इमिट करेगा, या पॉसिबिलिटी है क्या होगा, A से Hµ एनर्जी लेके ये B बना, प्रोडक्ट बना, और B से जब A बन रहा है तो ये क्या कर रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है। तो जब ये हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन में, उसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखो यहाँ पे फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम में एक चीज़ और देखने वाली है कि अगर हम A को जितनी चाहे आगे फर्दर एनर्जी देते रहें, अगर एक बार इन्होंने इक्विलिब्रियम स्टेट को गेन कर लिया, अटेन कर लिया, एक बार इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गए, तो जितनी चाहे आप इसको एनर्जी दे दो, ये फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगी। क्या होगा, प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट ही बनेगा, लाइट का इमिशन होता रहेगा, ये हीट की फॉर्म में इमिशन हो जाएगा। ठीक है जी। इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम। और ये जो A और B है, ये जिस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इस स्टेट को हम बोलेंगे फोटोस्टेशनरी स्टेट। फोटोस्टेशनरी स्टेट कि जहाँ पे फर्दर जितनी चाहे हम हीट को रेडिएशन को सप्लाई कर लें,
तो ये कन्वर्ट नहीं होगा आगे प्रोडक्ट में, ये रिएक्टेंट ही बनाएगा। तो ये हो गया हमारा फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम और फोटो स्टेशनरी स्टेट। इसी के साथ आज हमने कवर किया जबलॉन्स्की डायग्राम और हमने देखा कि फोटो इनहिबिटर क्या होते हैं और फोटो सेंसिटाइजर क्या होते हैं, ठीक है जी, और इक्विलिब्रियम और फोटो स्टेशनरी स्टेट क्या होती है। होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।